नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 907 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं MPDLR द्वितीय वर्ष वाले स्टूडेंट की। तो आपकी जो सब्जेक्ट है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण की है 907 यानी 7वें नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 7वें नंबर पर जो पेपर होगा उसी के बारे में आज बात करेंगे, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। सब्जेक्ट नाम आपका पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 70 नंबर का पेपर होता है और पास होने के लिए आपको इसमें 28 अंक लाने होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसमें 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और बाकी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं लिखने वाले। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी नहीं किया है तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे आज ही क्लास में। ठीक है, 907 पेपर के जितने भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो आराम से क्वेश्चन को समझते हुए आंसर लिखना है आपको, ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ आपको। जितने भी बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो वो MPDLR के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स खरीद सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिन्हें आप कम समय में पढ़कर अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अच्छी तैयारी के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पेपर के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पर्यावरण का आशय है। तो पर्यावरण का क्या आशय आपको बताना। जो पर्यावरण है वो जीव जंतु, पेड़ पौधे और अजैविक घटक उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण में ये सारी चीज़ें आती हैं, जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण भी समझेंगे। पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर सब शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन को ऐसे ही अच्छे से समझते हुए पढ़ना है कि संचित अभिलेख संबंधित है। संचित अभिलेख संबंधित है तो किससे संबंधित है संचित अभिलेख, आपको बताना है। ये शैक्षिक प्रगति से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका से हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक प्रगति से संबंधित है। तो कैसे, यहाँ पर उदाहरण समझेंगे। संचित अभिलेख में छात्र के अंक, गतिविधियाँ, प्रगति रिपोर्ट आदि दर्ज होती हैं, जिससे उसकी पढ़ाई की प्रगति का पता चलता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडुसेट है। तो एडुसेट क्या है ये आपको बताना है। एडुसेट क्या है, एडुसेट एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह। एडुसेट क्या है, उपग्रह। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। एडुसेट का उपयोग दूर दराज क्षेत्रों में टीवी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई पहुँचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एडुसेट क्या है, एक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछने का संबंध है। तो प्रश्न पूछने का संबंध बताना है आपको। तो प्रश्न पूछने का जो संबंध है वो सहभागिता से है। तो इसका राइट आंसर सा ऑप्शन हो जाएगा, सहभागिता। उदाहरण से समझेंगे। जब शिक्षक सवाल पूछते हैं तो छात्र सक्रिय होकर उत्तर देते हैं, इससे कक्षा में क्या रहती है, भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम बनना चाहिए। सर्वप्रथम बनना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या बनना चाहिए, सत्र योजना बननी चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम क्या बननी चाहिए, सत्र योजना बननी चाहिए। शिक्षक पहले पूरे सत्र की योजना बनाते हैं, फिर उसी आधार पर मासिक, इकाई और दैनिक योजना तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि केंद्र जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री जैसे पुस्तकें, खिलौने, विज्ञान एवं गणित किट का विवरण होता है, ऐसे स्थल कहलाते हैं। ये आपको बताना है। तो ऐसे स्थल क्या कहलाते हैं, पिटारा कहलाते हैं। ठीक है, पिटारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानचित्र के प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को दर्शाते हैं। मानचित्र के प्रतीक में पक्की सड़क को दर्शाते हैं तो 2 सीधी समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिस पंजी में छात्रों की मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंक और परिणामों का उल्लेख होता है वो क्या कहलाती हैं, परीक्षा पंजी कहलाती हैं। ठीक है, परीक्षा पंजी कहलाती हैं, परीक्षा पंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। तो दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण क्या होता है? दृश्य सामग्री की गुणवत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण है तो क्या? मापन। ठीक है, मापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान वाला, व्याख्या सहित भी समझाएंगे आपको। तो प्राथमिक शिक्षा कार्यालय शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है ये? सर्व अभियान SSA के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, व्याख्या सहित समझेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक नवाचार था, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, जैसे गांव में नए विद्यालय खोलना, निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी देना आदि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छाया विधि प्रदर्शन की विधि है। तो छाया विधि अप्रत्यक्ष प्रदर्शन की विधि है। ठीक है, खाली जगह में क्या आएगा? अप्रत्यक्ष आएगा। यानी कि एग्जाम्पल सहित समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। छाया विधि में वस्तु की छाया के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष प्रदर्शन की विधि कहलाती है। विज्ञान की कक्षा में सूर्य और पृथ्वी की स्थिति को टॉर्च और गेंद की छाया समझना। ठीक है, छाया से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिकॉर्ड प्लेयर शिक्षण का एक उदाहरण है, साधन है। तो श्रव्य साधन है। रिकॉर्ड प्लेयर शिक्षण का एक श्रव्य साधन है। ठीक है, कैसा साधन है? श्रव्य साधन, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड होती है। अगर टीवी होता तो दृश्य हो जाता। ठीक है, दृश्य श्रव्य दोनों हो जाता टीवी। तो यहाँ पे देखें, समझें, रिकॉर्ड प्लेयर के माध्यम से ध्वनि सुनाई जाती, इसलिए यह श्रव्य शिक्षण साधन है। संगीत की कक्षा में गीत सिखाने के लिए जो रिकॉर्ड प्लेयर का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखने के परिणाम का मापन है। तो सीखने का जो परिणाम होता है उसका मापन क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, मापक। ठीक है, सीखने के परिणाम का मापक मूल्यांकन है। ठीक है, व्याख्या उदाहरण से समझे। मूल्यांकन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। जैसे परीक्षा, मौखिक प्रश्नोत्तर। ठीक है, परीक्षा, मौखिक प्रश्नोत्तर, प्रोजेक्ट कार्य आदि मूल्यांकन के क्या है? साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकें केंद्रित होनी चाहिए तो विद्यार्थी या बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित, यानी कि बाल केंद्रित बोलते हैं। विद्यार्थी केंद्रित भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की आयु, रुचि और समझ के स्तर के अनुसार हो। ठीक है, प्राथमिक कक्षा की पुस्तक में चित्रों और सरल भाषा का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। खाली जगह ने कहा था कि पाठ्य पुस्तक हमारे देश के शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। उदाहरण से समझे। शिक्षक पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक की मदद से विषय को सही क्रम और सरल तरीके से समझाते हैं, इसलिए इसे महत्वपूर्ण यंत्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। रेडियो प्रसारण खाली जगह प्रकार के होते हैं। तो रेडियो प्रसारण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं रेडियो प्रसारण। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्रीय प्रसारण और क्षेत्रीय प्रसारण। यानी जैसे पूरे देश के लिए समाचार राष्ट्रीय प्रसारण है, जबकि किसी राज्य की भाषा के कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रसारण है। ठीक है, अगर पूरे देश के लिए बात होती समाचार राष्ट्रीय, तो वो राष्ट्रीय प्रसारण होता है, और जो किसी राज्य भाषा के कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रसारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन करना खाली जगह गतिविधि है। तो लेखन करना कैसी गतिविधि है? सृजनात्मक गतिविधि है। ठीक है, सृजनात्मक या रचनात्मक कह सकते हैं। जब छात्र कहानी, निबंध या कविता लिखता है तो वह अपने विचार खुद बनाकर लिखता है, इसलिए यह
रचनात्मक कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण पृथ्वी के भाग में जल है, तो संपूर्ण पृथ्वी के तीन चौथाई भाग में क्या है, जल है। ठीक है, तो पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा समुद्र और महासागरों से ढका है, इसलिए जमीन कम और पानी ज़्यादा है। पे आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्रों में विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए खाली जगह संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खुले विस्तार वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खुले यानी कि विस्तार वाले यानी कि खुले संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर छात्र सोचकर विस्तार से देता है, जिससे उसका विचार और विश्लेषण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संवेदनात्मक आयु कितनी होनी चाहिए। पियाजे के अनुसार आपको बतानी है कि संज्ञानात्मक विकास की संवेदनात्मक आयु कितनी होनी चाहिए। तो पियाजे के अनुसार जो संवेदनात्मक यानी संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। पियाजे का पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों यानी कि देखना, सुनना, छूना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। ठीक है, छोटा बच्चा खिलौने को छूकर, मुंह में लेकर या हिलाकर उसके बारे में जानने की क्या करता है, कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, पर्यावरणीय खेल विद्यालय में किस स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त है। तो पर्यावरणीय खेल प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। छोटे बच्चे खेल में अपने आसपास के वातावरण के बारे में आसानी से सीखते हैं। पेड़ पौधों की पहचान करना, पक्षियों को देखना, बगीचे में खेलते हुए प्रकृति के बारे में जानना। ठीक है, प्रश्न को समझते हुए आपको आंसर लिखना है, आंसर को समझना है। ठीक है, संकल्पना मानचित्र किसने विकसित किया था। संकल्पना मानचित्र किसने विकसित किया था। संकल्पना मानचित्र जोसेफ नोवक ने विकसित किया था। ठीक है, किसने किया था, जोसेफ नोवक ने विकसित किया था। संकल्पना मानचित्र में किसी विषय की मुख्य बातों को चित्र या आरेख के रूप में जोड़कर समझाया जाता है। जैसे जल चक्र को समझाने के लिए वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा को तीरों द्वारा जोड़कर दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दर्शन का अर्थ है। दर्शन का क्या अर्थ है। तो दर्शन का अर्थ आपको बताना है। तो दर्शन का अर्थ है सत्य और ज्ञान की खोज करना या वस्तुओं को सही रूप में समझना। ठीक है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सही और गलत क्या है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही दर्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। आपको बताना है शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। ठीक है, परीक्षा लेना, मौखिक प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट कार्य, ये सभी क्या है, मूल्यांकन के तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं। आपको बताना है कि प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं। तो प्रतीक चिन्ह वह निशान या चिन्ह होते हैं जो किसी वस्तु, विचार या संदेश का क्या देते हैं, संकेत देता है। ठीक है, उदाहरण दे, कबूतर शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है और लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, यानी बिना शब्द बोले ही अर्थ समझ में आ जाता है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह है, आप इसे परिभाषा को लिख सकते हैं समझ के। ठीक है, सुकरात प्रविधि को और किस नाम से जाना जाता है। आपको बताने की जो सुकरात प्रविधि है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो सुकरात प्रविधि को प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उदाहरण देकर शिक्षक सीधे उत्तर ना बताकर छात्रों से सवाल पूछते पूछते उन्हें सही उत्तर तक पहुंचाते हैं। जैसे पानी क्यों उबलता है, तो फिर छात्र सोचकर जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न के प्रकार के होते हैं, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। जैसे खुले प्रश्न यानी जिनका उत्तर विस्तार से दिया जाता है, बंद प्रश्न यानी जिनका उत्तर छोटा या हाँ या ना में होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे,
खुला प्रश्न, तुम्हें गर्मी की छुट्टियां क्यों पसंद है? बंद प्रश्न, क्या तुम्हें छुट्टियां पसंद हैं? यानी इसमें आप खुल के बताएंगे और इसमें बंद है तो इसमें आप कैसे बताएंगे? हाँ या ना में जवाब दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अधिगम के संकेतक से क्या अभिप्राय है? अधिगम यानी सीखना होता है कि सीखने के संकेतक से क्या अभिप्राय है, ये आपको लिखना है। तो अधिगम के संकेतक वे संकेत या व्यवहार हैं जिनसे पता चलता है कि छात्र ने कुछ सीख लिया है, ठीक है। उदाहरण देगा, यदि छात्र गणित का सवाल खुद हल कर ले या सही तरीके से पढ़कर सुना दे तो यह उसके सीखने का संकेत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे श्रव्य संसाधन वे साधन होते हैं जिनसे सुनकर क्या कहते हैं, सीखते हैं। उदाहरण देखें, रेडियो, रिकॉर्डिंग, भाषण, पॉडकास्ट, इनसे हम सुनकर जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए श्रव्य साधन कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन की अवधारणा को समझाइए। मूल्यांकन की अवधारणा, तो सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ। किसी विद्यार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल और प्रगति को जांचकर उसके स्तर का निर्णय करना। यह केवल अंक देना नहीं बल्कि यह देखना भी है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मूल्यांकन की अवधारणा है। इसके जो मुख्य बिंदु है वो आप समझेंगे, सीखने की गुणवत्ता को परखना होता है, इससे मजबूत और कमज़ोर पक्ष पहचानना, आगे की पढ़ाई की योजना बनाना, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को प्रतिक्रिया देना, ठीक है। अगर शिक्षक टेस्ट लेकर यह देखें कि छात्र गणित में जोड़ तो कर लेता है पर घटाना नहीं कर पा रहा है तो यह मूल्यांकन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुविधादाता के रूप में शिक्षक के गुण लिखिए। सुविधादाता के रूप में, तो सुविधादाता शिक्षक वह होता है जो छात्रों को खुद सीखने में क्या करता है, मदद करता है, सिर्फ पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो इसके मुख्य गुण आप यहाँ पे देखेंगे, मार्गदर्शक होता है, हुक्म देने वाला नहीं, छात्रों के प्रश्नों को ध्यान से सुनता है, सीखने का अच्छा वातावरण बनाता है, हर छात्र की क्षमता के अनुसार मदद करता है, प्रोत्साहित करता है, डांटता नहीं है, नई शिक्षण विधियाँ अपनाता है। उदाहरण से समझेंगे यहाँ पे, जब शिक्षक सीधे उत्तर बताने के बजाय संकेत देकर छात्र को खुद उत्तर खोजने देता है तो वह सुविधादाता की भूमिका निभा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के प्रकार लिखिए। तो उपलब्धि परीक्षण के आपको प्रकार लिखने हैं। उपलब्धि परीक्षण वे टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है कि छात्र ने विषय में कितना सीखा है। प्रमुख प्रकार यहाँ पे देखेंगे, प्रमुख प्रकार देखेंगे। मौखिक परीक्षण यानी बोलकर प्रश्न उत्तर जैसे विवाह, ठीक है, जैसे विवाह। या लिखित परीक्षण यानी कि लिखकर उत्तर देना जैसे परीक्षा हो गई। और व्यवहारिक परीक्षण यानी प्रयोग या कार्य करके दिखाना जैसे विज्ञान का प्रयोग। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी सही गलत या बहुविकल्पी प्रश्न करना, ठीक है। वर्णनात्मक परीक्षण लंबे उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रेड एवं अंक संबंधी प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको बताना है कि ग्रेड एवं अंक संबंधी प्रक्रिया क्या है। यह प्रक्रिया बताती है कि परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन को कैसे मापा और दर्ज किया जाता है। प्रक्रिया के यहाँ चरण देखेंगे आप। परीक्षा या टेस्ट लिया जाता है, इसमें उत्तर जांचे जाते हैं, सही उत्तरों के अनुसार अंक दिए जाते हैं, अंकों के आधार पर ग्रेड जैसे ABC दिए जाते हैं और परिणाम घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये चरण हो गए आपके प्रक्रिया के। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंक और ग्रेड का अंतर, ठीक है। अंक यानी मार्क्स होते हैं, यानी संख्याओं में परिणाम जैसे 85/100, ठीक है। तो ग्रेड स्तर के रूप में परिणाम जैसे ग्रेड A दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण से अगर छात्र को 92 अंक मिलते हैं, ठीक है, 92 अंक मिलते हैं तो स्कूल की ग्रेड प्रणाली के अनुसार जैसे 90 से ऊपर होती है A+, तो उसे A+ ग्रेड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक अपनी डायरी में क्या लिखते हैं। तो अध्यापक की डायरी में पढ़ाई और कक्षा से जुड़ी दैनिक जानकारी लिखी जाती है। डायरी में लिखी जाने वाली बातें आपको लिखनी है।
तो पढ़ाया गया पाठ लिखा जाता है, तारीख और समय लिखी जाती है, छात्रों की उपस्थिति लिखी जाती है, गृह कार्य लिखा जाता है, कक्षा की समस्या लिखी जाती है, आगे की योजनाएं लिखी जाती हैं, कैसे क्या पढ़ाना है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। अगर शिक्षक ने आज पौधे के भाग पढ़ाया है और बच्चों को चित्र बनाकर लाने को कहा है तो वो डायरी में लिखेगा। ठीक है, सारी चीज़ें डायरी में लिखी जाती हैं जो ये कक्षा के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संप्रेषण की अवधारणा को समझाइए। संप्रेषण की अवधारणा वो क्या है? तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है, का मतलब है विचार, जानकारी या भावनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, मुख्य बात है संदेश देने वाला शिक्षक। संदेश देने वाला कौन होता है? शिक्षक। संदेश पाने वाला कौन होता है? छात्र। और माध्यम बोलना, लिखना, चित्र। ठीक है, ये सारे माध्यम होते हैं। प्रतिक्रिया नहीं, छात्र का उत्तर। ठीक है, उदाहरण से समझें। जब शिक्षक समझाते हैं कि छात्र सवाल पूछते हैं तो यह संप्रेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्यावरणीय अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो मुख्य विधियां यहाँ पे देखेंगे। अवलोकन विधि, जिसमें चीज़ों को देखकर सीखना होता है अवलोकन विधि से। ठीक है, उसके बाद प्रयोग विधि यानी प्रयोग करके समझना सीखना होता है। भ्रमण विधि यानी बाहर जाकर सीखना होता है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, तो आप मंदिर के उसके बारे में भ्रमण करके वहाँ से सीखेंगे आप देखते हुए। ठीक है, चर्चा विधि यानी समूह में बात करके सीखना। प्रोजेक्ट विधि यानी काम करके सीखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पेड़ के बारे में पढ़ाने के बजाय बच्चों को बाहर ले जाकर पेड़ दिखाना, यह भ्रमण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण के लिए उपयोगी अधिगम संसाधन है। प्रभावी शिक्षण के लिए उपयोगी अधिगम संसाधन है। तो अधिगम संसाधन वे साधन हैं जो पढ़ाई को आसान और रोचक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कौन से साधन है वो आपको बताने। पुस्तकें जो पढ़ाई को रोचक बनाते हैं, चार्ट और मॉडल भी, वीडियो प्रोजेक्टर, प्रयोग सामग्री, नक्शे, सारी चीज़ें पढ़ाई को क्या बनाती हैं? रोचक बनाती हैं। जैसे इनसे छात्र जल्दी समझते हैं और सीखना मज़ेदार बनता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है? शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है आपको बतानी है कि शिक्षक के लिए मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि इससे इसे पता चलता है कि उसकी पढ़ाई कितनी प्रभावी रही है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता देखेंगे। छात्र की प्रगति जानने के लिए, कमज़ोर छात्रों की पहचान करने के लिए, अपनी शिक्षण विधि सुधारने के लिए, आगे की योजना बनाने के लिए। ठीक है, ये आवश्यकता है। एग्जाम्पल से समझें। अगर कई छात्र एक ही सवाल गलत करते हैं तो शिक्षक समझाता है कि विषय दोबारा समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन किन स्तरों पर किया जाता है? आकलन 3 स्तरों पर किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्तर हैं। पहला प्रारंभिक स्तर। ठीक है, प्रारंभिक स्तर यानी पढ़ाने से पहले छात्र का पहले का ज्ञान जानना होता है। मध्य स्तर यानी पढ़ाते समय समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना होता है। अंतिम स्तर यानी पढ़ाने के बाद कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ठीक है, 3 स्तर आपके काम करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रयोगशाला की उपयोगिता लिखिए। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको प्रयोगशाला की क्या लिखनी है? उपयोगिता लिखनी है। तो आई प्रयोगशाला की उपयोगिता देखते हैं। प्रयोगशाला में छात्र चीज़ों को करके सीखते हैं जिससे समझ पक्की होती है। ठीक है, तो इसमें उपयोगिता देखेंगे। प्रयोग से सीखना आसान होता है, वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, इससे जिज्ञासा बढ़ती है और गलतफहमी दूर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल सहित समझें। पानी शुद्ध कैसे होता है? ये किताब से पढ़ने के बजाय प्रयोग करके दिखाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। क्लियर? तो आपने इस क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक करो। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो। और जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो नोट्स ले सकता है 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लें आप लोग जो भी लेना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान किट का उपयोग क्यों किया जाता है? पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान किट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विज्ञान किट के बारे में यहाँ पे देखें। विज्ञान किट एक डिब्बा होता है जिसमें छोटे छोटे उपकरण और सामग्री होती हैं जिनसे छात्र प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे उपयोग
के कारण यहाँ पे देखेंगे सीखना रोचक बनता है, छात्र खुद प्रयोग करते हैं, समय और साधन बचते हैं, समय जल्दी होता है, समझ में जल्दी आता है। ठीक है, समझ जल्दी होती है। किट में लेंस, चुंबक, बीज आदि होते हैं जिनसे छात्र छोटे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के कोई 3 उद्देश्य आपको लिखने। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास की दुनिया समझाना होता है, पर्यावरण का उद्देश्य। ठीक है, इसके 3 उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों की प्रकृति और पर्यावरण की जानकारी देना, बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण की क्या है जानकारी देना है। पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझाना होता है, आसपास की चीज़ों को देखकर सीखने की आदत विकसित करना होता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताकर उन्हें पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होता है। तो इन कक्षाओं में विषय बहुत सरल और बच्चों के जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो मुख्य विषय देखेंगे। मेरा परिवार, मेरा घर और स्कूल, जानवर और पौधे, साफ सफाई, भोजन और पानी और मौसम। ठीक है, तो ये मुख्य विषय। जैसे एग्जाम्पल देखें, उद्देश्य इसका बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने और समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पर्यावरणीय अध्ययन में समाचार पत्रों की क्या उपयोगिता होती है। पर्यावरणीय अध्ययन में आपको बताना है कि जो समाचार पत्र होते हैं उनकी क्या उपयोगिता होती है। तो समाचार पत्र पर्यावरण की ताज़ा जानकारी देते हैं। समाचार पत्र क्या है, वो पर्यावरण की क्या देते हैं, ताज़ा जानकारी देते हैं। इसकी उपयोगिता देखें, पर्यावरण से जुड़ी खबरें मिलती हैं इसमें, बच्चों को वर्तमान घटनाएं पता चलती हैं, पढ़ने की आदत बढ़ती है और जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, अखबार आपके घर आता है डेली, तो आपको डेली अखबार पढ़ना चाहिए। तो अखबार से आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, अगर अखबार में प्रदूषण या जंगल की आग की खबर हो तो शिक्षक उस पर चर्चा करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। तो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई का एक मुख्य साधन होती है, तो इसका महत्व यहाँ पे देखेंगे। सही और व्यवस्थित जानकारी देती है पाठ्य पुस्तक। चित्रों में समझ आसान होती है, चित्रों से समझ आसान होती है। पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाई होती है और अभ्यास प्रश्नों से पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा है, इजी लैंग्वेज क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको इनको पढ़कर ऐसे नहीं कि कम शब्दों में लिखना, आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, बना कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली का आकलन में क्या महत्व है। तो प्रश्नावली का आकलन में महत्व आपको बताना है कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जिससे जानकारी ली जाती है। ठीक है, तब इसका महत्व देखेंगे। यहाँ पे छात्रों की समझ का पता चलता है, राय और विचार जानने में मदद मिलती है, इससे सीखने की कठिनाइयाँ पता चलती है, मूल्यांकन आसान हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। शिक्षक पूछे कि क्या तुम्हें यह पाठ समझ आया, इससे वह छात्रों की समझ जान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मानचित्र का उपयोग करते समय, पढ़ते समय ध्यान रखना जरूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ें ये सावधानी यहाँ पे देखेंगे कि दिशा उत्तर या दक्षिण पहचाने, प्रतीकों का अर्थ समझें, पैमाना देखें और सही मानचित्र का उपयोग करें, ध्यान से पढ़ें और अनुमान ना लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के बारे में बच्चों के अनुभव की सीमाएं कौन सी हैं। पर्यावरण के बारे में बच्चों के अनुभव की सीमाएं कौन सी हैं। तो बच्चों का अनुभव सीमित होता है क्योंकि उनका ज्ञान कम और दुनिया कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीमा है वो देखेंगे कि अनुभव कम होता है, इससे कल्पना ज़्यादा, वास्तविक कम समझते हैं। ठीक है, कल्पना ज़्यादा करते हैं, वास्तविक चीज़ें कम समझते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, जानकारी दूसरों पर निर्भर होती है, जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जब छोटा बच्चा सोच सकता है कि बादल उसके शहर के ऊपर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में ज्ञान अर्जन की विधियां कौन कौन सी है। तो बच्चों में ज्ञान अर्जन की विधियां आपको लिखनी है। तो बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। तो यहाँ पे मुख्य विधियां जहाँ पे जो हमने लिख रखी हैं वो देखेंगे।
देखकर सीखना यानी चित्र वस्तु देखकर सीखना, सुनकर सीखना यानी कहानी या समझना, ठीक है। करके सीखना यानी प्रयोग गतिविधियाँ, और अनुभव से सीखना यानी खुद अनुभव करके, और खेल के माध्यम से सीखना यानी खेल खेल में ज्ञान, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, बीज बोलकर पौधा उगाना, बच्चा खुद देखकर सीखता है कि पौधा कैसे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए। तो आपको संक्षिप्त में समझाना है क्या, एक तो ये समझाना है प्रधान मेरिडियन क्या होता है, प्रधान यानी प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के बारे में आपको समझाना है। तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम भागों में बांटती है। इसी से दुनिया के सभी देशों का समय और स्थान मापा जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से। एग्जाम्पल देखेंगे, किसी देश का समय तय करने के लिए देखा जाता है कि वह प्रधान मेरिडियन से कितना दूर है, ठीक है। दूसरा, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय देखेंगे तो भारत में एक ही समय का उपयोग किया जाता है जिससे भारतीय मानक समय कहते हैं। यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। जो 30 के ऊपर जो ये ऐसा चिन्ह लगा है ना, इसे मिनट बोलते हैं। जो गोला सा होता है उसे डिग्री बोलते हैं, ठीक है। छोटा सा जो गोला होता है ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के आधार पर तय किया गया है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, अगर भारत के अलग अलग शहरों में सूर्योदय अलग समय पर होता है फिर भी घड़ी का समय एक ही रहता है, यही क्या है, IST है, यानी कि भारतीय मानक समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको बताएं तो यह लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, काल्पनिक रेखा है। इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है। पूर्व से पश्चिम पार करने पर तारीख एक दिन बढ़ती है और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन घटती है, ठीक है। दूसरा देखें यहाँ पे, समय क्षेत्र यानी टाइम जोन, यानी कि पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि अलग अलग जगहों पर सही स्थानीय समय मिल सके। यानी भारत और अमेरिका का समय अलग होता है क्योंकि वे अलग समय क्षेत्रों में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा के भीतर आप किन अधिगम योजनाओं का प्रयोग करेंगे। तो कक्षा के भीतर आप किन अधिगम योजनाओं का प्रयोग करना है, सीखने की योजनाओं का प्रयोग करेंगे, वो आपको बताना। तो कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक कई प्रकार की अधिगम योजनाएं अपनाता है। तो कौन कौन सी यहाँ पे देखेंगे जो मुख्य योजनाएं, व्याख्यान योजना यानी कि समझाकर पढ़ाना, गतिविधि योजना यानी करके सिखाना, समूह कार्य योजना यानी मिलकर सिखाना, परियोजना योजना यानी प्रोजेक्ट बनाकर सिखाना, चर्चा योजना यानी विचार साझा करना, ठीक है। पौधों का पाठ पढ़ाते समय बच्चों से पौधा लगवाना, गतिविधि योजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योजना को प्रभावशाली बनाने के चरण यानी लक्ष्य तय करना होता है, छात्रों का स्तर समझना होता है, उपयुक्त विधि चुनना होता है कि कौन सी विधि सही होगी पढ़ाने के लिए, और शिक्षण सामग्री तैयार करना होता है, पढ़ाना और गतिविधि करवाना, और अंत में क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने विद्यालय के लिए वार्षिक योजना का प्रारूप आपको लिखना है। तो वार्षिक योजना का प्रारूप विद्यालय के लिए सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद शैक्षणिक वर्ष, कक्षा और विषय, वार्षिक लक्ष्य लिखेंगे और माहवार पाठ विभाजन, और उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम, उसके बाद सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, छुट्टियों की सूची, मूल्यांकन योजना और शिक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। किस में लिखनी है, अपने विद्यालय के लिए वार्षिक योजना का प्रारूप में ये सारी चीज़ें आपकी लिखी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 3 के लिए दैनिक पाठ योजना प्रारूप। कक्षा 3 के लिए आपको दैनिक पाठ योजना प्रारूप बनाना है। जैसे कि कक्षा 3 विषय, जैसे कि EWS, पाठ का नाम लिखेंगे, समय लिखेंगे, समयावधि, उद्देश्य लिखेंगे, शिक्षण सामग्री लिखेंगे,
प्रारंभिक प्रश्न लिखेंगे, मुख्य शिक्षण गतिविधि, अभ्यास कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य, निष्कर्ष, ये सारी चीज़ आपको लिखेंगे उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाठ का नाम जल हो गया, जल पढ़ा रहे हैं तो गतिविधि पानी के स्रोतों के चित्र आदि दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व लिखिए। पर्यावरण अध्ययन का आपको महत्व लिखना है कि पर्यावरण अध्ययन हमें अपने आसपास की दुनिया जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पानी, मिट्टी, लोग आदि को समझने में क्या करता है, मदद करता है। कौन करता है, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अब इसका महत्व देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का। तो प्रकृति और पर्यावरण की जानकारी देता है, पर्यावरण की रक्षा करना सिखाता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य की आदतें विकसित करता है, वैज्ञानिक सोच पैदा करता है और बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जब बच्चे सीखते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं तो पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने की सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य छोटे बच्चों का संपूर्ण विकास करना होता है। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पढ़ना, लिखना और गिनती की मूलभूत क्षमता विकसित करना है और अच्छे व्यवहार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाना है, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति विकसित करना है, सामाजिक गुण, मिलजुल कर रहना, सहयोग करना सिखाना। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना। एग्जाम्पल से समझेंगे आप, कक्षा में कहानी सुनाकर बच्चे से सवाल पूछना, इससे भाषा, सोच और आत्मविश्वास तीनों क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हुए आपको आंसर को भी समझना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, शब्द सीमा के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। अब मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए इन क्वेश्चनों को कि इनका आंसर क्या है, तो उसी हिसाब से आप लिख पाएँ एग्जाम कॉपी में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए छात्र से जुड़े किन तथ्यों की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। यानी जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जो छात्र है, जो छात्र से जुड़े किन तथ्यों की जानकारी किसको होनी चाहिए, शिक्षक को, तभी तो पोर्टफोलियो बन पाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आंसर में आप लिखेंगे कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए शिक्षक को छात्र के बारे में ये बातें जाननी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें अब आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखी हैं ऐसे ही आप एग्जाम में इसका आंसर भी दे सकते हैं। छात्र की शैक्षिक प्रगति यानी अंक, उपलब्धि आदि, इसके छात्र ने अब तक कौन कौन सी शिक्षा में प्रगति हासिल की है। छात्र की रुचियां और प्रतिभाएं जैसे खेल, चित्रकला, संगीत, यानी छात्र है उसको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, रुचि है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं छात्र की सीखने की गति और शैली, के छात्र का जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है सीखने में, किसी चीज़ को पढ़ने में, सीखने में वो किस गति से सीखता है, उसके दिमाग का IQ लेवल कैसा है, बच्चा होशियार है, कमज़ोर है, इस बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि छात्र का व्यवहार और भागीदारी कैसी है, छात्र का व्यवहार कैसा है, वो शिक्षकों से कैसे बोलता है, अपने साथियों से किस तरीके से व्यवहार रखता है। तो ये सारी चीज़ों का भी पहचान होनी चाहिए एक शिक्षक को छात्र के बारे में। और आप लिख सकते हैं कि छात्र की कमजोरियां और सुधार के क्षेत्र में, कि छात्र की कौन कौन सी कमजोरियां हैं और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए छात्र के बारे में। ठीक है, यदि कोई छात्र चित्रकला में अच्छा है तो उसके बनाए चित्र भी पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल के तौर पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, पोषित मूल्य क्या है। पोषित मूल्य क्या है, तो पोषित मूल्य वे मूल्य हैं जिन्हें हम परिवार, विद्यालय और समाज से सीखते हैं और अपने जीवन में क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, ये मूल्य हमारे व्यवहार और सोच को अच्छा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ईमानदारी, सहयोग, सम्मान और अनुशासन आदि चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना तकनीकी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सूचना तकनीकी की आपको कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो सूचना तकनीकी से जानकारी जल्दी प्राप्त और भेजी जा सकती है। इसमें डाटा को सुरक्षित और लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है और योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें आपको दो अंतर बताने। ठीक है,
संरचनात्मक मूल्यांकन में और योगात्मक मूल्यांकन में आपको अंतर लिखने हैं। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे, दोनों में दो अंतर पूछे गए हैं। तो संरचनात्मक के इधर लिखे गए हैं और योगात्मक के इधर लिखे गए हैं, ठीक है। तो यह पढ़ाई के दौरान होता है कौन सा मूल्यांकन? संरचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और यह सहपाठी, यह पाठ्यक्रम के अंत में होता है कौन सा? योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसका उद्देश्य सुधार करना होता है और इसका उद्देश्य अंतिम परिणाम देना होता है, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखें। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना आपका संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा और वार्षिक परीक्षा में आपका योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्ञान प्राप्त करने में चित्रों के कोई दो उपयोग बताने आपको लिखने हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने में चित्रों के कोई दो उपयोग लिखने हैं जो आप लिख सकते हैं। चित्रों से विषय को क्या आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप चित्र देखते हुए पढ़ेंगे किसी भी बुक को तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चित्रों से सीखना रोचक और यादगार बनता है। अगर आप चित्र से पढ़ते हो देखते हुए कि ये चित्र इस बारे में, तो आपको वो यादगार रहेगा, हमेशा याद रहेगा और रोचक भी रहेगा सीखने में और जल्दी समझ में भी आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, विज्ञान में मानव शरीर का चित्र देखकर अंगों को समझना आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परियोजना विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। तो आपको परियोजना विधि के कोई 4 लाभ लिखने, जैसे छात्रों में रुचि और उत्साह बढ़ता है, स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है इस विधि से, और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। परियोजना विधि से समूह में कार्य करने की आदत बढ़ती है, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं आप, पर्यावरण पर प्रोजेक्ट बनाकर छात्र पेड़ों का महत्व समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व लिखिए। आपको पुस्तकालय से आप क्या समझने हैं, उसका महत्व आपको लिखना है। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ने के लिए उपलब्ध होती हैं, ठीक है। पुस्तकालय में तो पुस्तकें ही रहेंगी, पत्र पत्रिकाएं रहेंगी, आदि चीज़ें रहती हैं। तो उसका महत्व यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है पुस्तकालय, ठीक है। पढ़ने की आदत विकसित करता है कौन? पुस्तकालय। विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है कहाँ से? पुस्तकालय से। और आत्म अध्ययन की आदत बनती है कहाँ पे? पुस्तकालय में, ठीक है। आप पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं सभी तरह की, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें अपने पॉइंट जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सहकारी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। सहकारी अधिगम की, ठीक है। तो आपको विशेषताएं लिखनी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि सहकारी अधिगम की विशेषताएं लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सहकारी अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पॉइंट लगा के फिर आप लिखेंगे, छात्र समूह में मिलकर सीखते हैं, ठीक है। सभी की क्रियाएं भागीदारी, सभी की सक्रिय भागीदारी होती है, आपसी सहयोग और सम्मान बढ़ता है, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, सीखना कैसा होता है? रोचक और प्रभावी बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे आप, 4 छात्र मिलकर एक चार्ट तैयार करते हैं और मिलकर विषय समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक के रूप में सुविधादाता की भूमिका कैसे निभाएं। एक शिक्षक के रूप में आपको सुविधादाता की भूमिका निभानी है, तो आप कैसे निभाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आज की शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी होता है। सुविधादाता का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? आसान बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट के माध्यम से आप सीखेंगे भूमिका निभाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं एक शिक्षक के। तो बच्चों को बोलने और अपनी राय देने का अवसर देना, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और किताब से बाहर की गतिविधियां कराना, बच्चों की अलग अलग क्षमता को समझना, डर या डांट की जगह प्रोत्साहन देना, ठीक है। और देखें, सीखने का माहौल आनंददायक बनाना। और उदाहरण देखें, यदि बच्चा विज्ञान का प्रयोग समझ नहीं पा रहा है तो शिक्षक खुद बताने के बजाय उसे प्रयोग करके देखने दें, उससे क्या है? बच्चा खुद सीखता है, ठीक है। बहुत इजी नोट्स है। अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए बंटी क्लासेस के तो नोट्स परचेस कर लो। लास्ट साल आपका, तो आप अच्छी तैयारी करें। नंबर नोट करें 72 40 28 72 81, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम का, तो आप कम पैसों में नोट्स मिल जाएंगे आपको। कम पैसे में आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं ऑल सब्जेक्ट की। अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है, तो आप नोट्स भी पढ़ें। अगर आपकी तैयारी है तो नोट्स पढ़ के और आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। लास्ट साल आपका तो ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बनेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पाठ्य पुस्तक की अवधारणा एवं महत्व लिखिए। तो पाठ्य वस्तु की अवधारणा एवं महत्व आपको लिखना है। तो पाठ्य वस्तु वह सामग्री है जो पढ़ाई में सिखाई जाती है, जैसे
पाठ विषय चित्र गतिविधि आदि। ठीक है, पाठ्य वस्तु क्या है? पाठ्य वस्तु वह सामग्री है जो पढ़ाई में सिखाई जाती है, जैसे पाठ विषय चित्र गतिविधियाँ आदि। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता की बात करें फिर उसके महत्व की बात करेंगे। तो पाठ्य वस्तु का आवश्यकता पढ़ाई को व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाती है। शिक्षक को पता रहता है कि क्या पढ़ाना है, छात्र को पता रहता है कि क्या सीखना है। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता है। इसके महत्व की बात करें, यानी ये सही ज्ञान और जानकारी देती है, सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाती है, जीवन में काम आने वाली बातें सिखाती है और परीक्षा की तैयारी में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, अब एग्जाम सहित आप समझ सकते हैं। इतिहास की पाठ्य वस्तु पढ़कर बच्चा अपने देश का इतिहास जानता है और देशभक्ति की भावना विकसित होती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन के उद्देश्य। आपको आकलन के उद्देश्य लिखने, तो आकलन का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले छात्र ने कितना सीखा और कैसे सीखा यह जानना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो मुख्य उद्देश्य वहाँ पे देखेंगे, सीखने की प्रगति देखना, छात्र की ताकत और कमजोरी को पहचानना, शिक्षक की पढ़ाने की विधि का मूल्यांकन करना, छात्र को सुधार का अवसर देना। तो ये सारे क्या है? आकलन के महत्व हैं। ठीक है, आगे की पढ़ाई की योजना बनाना और छात्र को प्रेरित करना। ठीक है जी, यदि टेस्ट में कई बच्चे गणित में कम अंक लाते हैं तो शिक्षक समझ जाता है कि वह अध्याय फिर से समझाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम अंक लाएं यानी कि बच्चों की समझ नहीं आ जाए तो उसे फिर से पढ़ाना चाहिए। आकलन के 6 सिद्धांत देखेंगे, यहाँ पे 6 सिद्धांत पूछे गए कि आकलन के 6 सिद्धांत लिखिए। तो निरंतरता का सिद्धांत, केवल परीक्षा के समय नहीं बल्कि पूरे साल आकलन होना चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत कहता है समग्रता का सिद्धांत कहता है केवल लिखित परीक्षा नहीं, व्यवहार कौशल और सहभागिता भी देखें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निष्पक्षता का सिद्धांत। ये कहता है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य यानी आकलन का लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए और उपयोगिता यानी परिणाम का उपयोग सुधार के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बाल केंद्रिता यानी आकलन बच्चे की क्षमता और स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और क्लास को लाइक कर दो, अभी लाइक नहीं किया है, आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो जो बच्चा नया है, पहली बार देख रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के विचारों पर समय और स्थान का प्रभाव लिखना है आपको। ठीक है, बच्चों के विचारों पर समय और स्थान का क्या प्रभाव रहता है वो आपको बताना है। तो बच्चों की सोच उनके आसपास के वातावरण और समय के साथ क्या रहती है? बदलती रहती है। ठीक है, तो समय का प्रभाव कैसे यहाँ पे देखेंगे, फिर स्थान का प्रभाव देखेंगे। तो उम्र बढ़ने पर समझ बढ़ती है, छोटे बच्चे खेल में रुचि लेते हैं, बड़े बच्चे जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, स्थान का प्रभाव देखें, गांव में रहने वाला बच्चा खेती पशु प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानता है। ठीक है, गांव में रहने वाला बच्चा खेती पशु प्रकृति के बारे में क्या करता है? ज़्यादा जानता है। ये स्थान का प्रभाव है। शहर का बच्चा कंप्यूटर और मशीनों के बारे में ज़्यादा जानता है। अलग संस्कृति वाले स्थान पर सोच भी अलग होती है, तो ये स्थान का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्थान में रहते हैं आप, गाँव में रहते हैं तो गाँव की चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, शहर में रहते हैं तो शहर की चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और जैसे निष्कर्ष में आप यहाँ पे देखें, बच्चों की सोच स्थिर नहीं होती है, समय और वातावरण के अनुसार क्या रहती है? बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कथावाचक प्रविधि के उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो कहानी सुनना एक प्रभावी शिक्षण विधि है। ठीक है, कथावाचक यानी कहानी सुनना एक क्या है? प्रभावी शिक्षण विधि है। तो जो उसके उद्देश्य बताए गए वो यहाँ पे देखे हैं। कथावाचक विधि के प्रविधि का यानी पढ़ाई में रुचि जगाना होता है, कल्पना शक्ति का विकसित करना, भाषा और शब्द भंडार बढ़ाना रहता है, नैतिक शिक्षा देना होता है, और ध्यान और सुनने की क्षमता बढ़ाना और भावनात्मक विकास करना। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाकर बच्चों को बुद्धिमान और ईमानदारी सिखाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक किसे कहते हैं आपको बताना। ठीक है, तो पर्यावरण के जैविक घटकों के बारे में बात करनी, तो जैविक घटक किसे कहते हैं पहले आपको ये देखना है। पर्यावरण में मौजूद सभी जीवित चीज़ें, पर्यावरण के अंदर जो जितनी भी सभी चीज़ें जो जीवित हैं वो जैविक घटक कहलाती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें जीवित हैं वो क्या कहलाती हैं? जैविक घटक कहलाती हैं। यानी जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं या बढ़ते हैं, भोजन लेते हैं वो क्या और प्रजनन करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आप इसे बना कर भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो आपसे पूछे, बट आपको समझना है कि जैविक घटक होता क्या। अब आपको समझ में आ गया कि जो भी चीज़ें वो जो जीवित हैं
जो सांस लेते हैं या जो बढ़ते हैं, जो भोजन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो सारी चीज़ें जैविक घटक कहलाती हैं। तो आप इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आप समझ सकें क्वेश्चन को, फिर उसके आधार पे आप कुछ भी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इनमें क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है, ठीक है। जो जैविक घटक होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मनुष्य उसमें शामिल होते हैं, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस आदि और भी कई सारी चीज़ें इसमें क्या रहती हैं, शामिल रहती हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें, जैविक घटक की विशेषताएं, ये जीवित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। जो भी जीव हैं दुनिया में वो सारे के सारे एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं जैविक घटकों की उदाहरण से समझाएं कैसे। एक जंगल में, ठीक है, एक जंगल में उदाहरण से समझाएं, पेड़ क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हिरण क्या करते हैं, पौधे खाते हैं, ठीक है, शेर हिरण को खाता है, और बैक्टीरिया मृत जीवों को मिट्टी में बदल देते हैं। फिर यह पूरा चक्र जैविक घटकों का संबंध दिखाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सारी चीज़ें एक दूसरे पर क्या रहती हैं, निर्भर रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब पर्यावरण के अजैविक घटक बताने। अभी हमने जैविक घटक बताए थे, अब अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, यानी अजैविक घटक क्या होता है, पर्यावरण की सभी निर्जीव जीव हैं, सभी निर्जीव चीज़ें जैसे अजैविक घटक कहलाती हैं। जैसे इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन ये जीवित चीज़ों के लिए क्या है, ज़रूरी होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिसमें कौन कौन चीज़ें जो अजैविक आती हैं। यानी मुख्य अजैविक घटक होते हैं हवा से इंसान जिंदा रहता है, लेकिन हवा कैसे जिंदा रहेगी, तो ये क्या अजैविक है। पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सारी चीज़ें क्या है, अजैविक है। इनमें सांस नहीं है, ये भोजन नहीं करती हैं, तो अजैविक है। अगर ये भोजन करती, सांस लेती तो ये जैविक कहलाती हैं, ठीक है। पत्थर, खनिज पदार्थ, कुर्सी वगैरह ये कैसी अजैविक घटक हैं, ठीक है। अब इसका महत्व समझेंगे। महत्व, अजैविक घटक जीवन के लिए आधार है। जैसे पानी के बिना कोई जीवन नहीं जी सकता, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, हवा से सभी सांस लेते हैं, मिट्टी में पौधे उगते हैं, ठीक है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे, पौधा जीवित है लेकिन जैविक है, ठीक है, लेकिन उसे बढ़ने के लिए चाहिए क्या, धूप, पानी, मिट्टी, हवा, ये सभी क्या है, अजैविक घटक हैं, ठीक है। पौधा जीवित है लेकिन कौन सा घटक हो जाएगा, वो जैविक घटक है, लेकिन उसे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग चाहिए वो सारी चीज़ें कैसी हैं, अजैविक हैं। धूप, पानी, मिट्टी, हवा, ठीक है। तो आपको सरल तरीके से हम समझा रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसान तरीके से आपको समझना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आसान सार एग्जाम में लिखने के लायक निष्कर्ष आप देख सकते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जैविक यानी कि जीवित और अजैविक यानी कि निर्जीव, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर जीवन का क्या करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं, ठीक है, संतुलन बनाए रखते हैं। याद रखने, जीवित होते हैं वो जैविक होते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अन्वेषण विधि क्या है। अन्वेषण विधि क्या है आपको बताएं तो अन्वेषण विधि वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है और छात्र क्या करता है, खोज करता होता है, ठीक है। छात्र खोज करता है, तो कैसे काम करती है ये यहाँ पे देखेंगे। शिक्षक इसमें क्या करता है, प्रश्न पूछता है, समस्या देता है, छात्र सोचता है, प्रयोग करता है और इसका क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। विशेषताएं देखें इसकी, तो सीखना क्या होता है, रोचक बनता है, जिज्ञासा इसमें बढ़ती है, आत्मनिर्भरता आती है और ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि छात्र इसमें क्या करते हैं, स्वयं खोज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, शिक्षक अगर चुंबक क्या है, आकर्षित करता है। शिक्षक अगर चुंबक क्या आकर्षित करता है, शिक्षक कह रहा है कि चुंबक क्या आकर्षित करता है, तो पढ़ा रहे हैं तो सीधे उत्तर बताने के बजाय बच्चों को लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक आदि चीज़ें देकर प्रयोग करने दें, ठीक है, ताकि बच्चों को वो स्थायी याद रह जाए हमेशा के लिए। यह विधि बच्चों को वैज्ञानिक सोच और तर्क क्षमता सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका निर्वाह विधि क्या है। भूमिका निर्वाह विधि के बारे में आपको लिखना है, तो भूमिका निर्वाह विधि क्या है यहाँ पे देखेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। तो भूमिका निर्वाह विधि बच्चे किसी व्यक्ति, पात्र या परिस्थिति की भूमिका निभाकर सीखते हैं, यानी कि रोल प्ले मेथड भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में रोल प्ले आता है, दूसरे की एक्टिंग करते हैं, जैसे रामायण में आप किसी का किरदार निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वही क्या है, भूमिका निर्वाह विधि है, जो इंग्लिश में से रोल प्ले कहते हैं और हिंदी में से भूमिका निर्वाह कहते हैं, ठीक है।
तो कैसे किया जाता है ये यहाँ पे समझेंगे। विषय से संबंधित पात्र चुनना होता है, इसमें बच्चों को भूमिकाएं देनी होती हैं और अभिनय कराना होता है और अंत में क्या होती है, चर्चा करना होता है। ठीक है, इसके लाभ देखेंगे। लाभ कौन कौन सी है? आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, बोलने की क्षमता विकसित होती है, विषय की समझ गहरी होती है और सामाजिक कौशल बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान में पंचायत पढ़ाते समय बच्चे सरपंच सचिव ग्रामीण बनकर बैठक का अभिनय कर सकते हैं। ठीक है, अभिनय करें, ऐसा एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं और भी आप दे सकते हैं। तो भाई क्लास को लाइक कर दें और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए वो नोट्स भी ले लें, कम पैसों में नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नोट्स कम पैसों में मिल जाएंगे, बस आप अच्छी तैयारी करो, लास्ट चांस है आपके पास, लास्ट मौका है तो अच्छा स्कोर करो। ठीक है, आपकी दृष्टि से बालक कैसे सीखता है ये आपको बताएं। तो बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है, सीखने वाला होता है, वह केवल किताब से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सीखता है। ठीक है, तो बालक सीखता कैसे आपको बताना है। तो बालक देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, करके सीखता है, खेलकर सीखता है और प्रश्न पूछकर भी सीखता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। तो बालक सबसे अच्छा तब सीखता है जब वह सक्रिय रहता है और सीखना उसके अनुभव से जुड़ा होता है। साइकिल चलाना किताब से नहीं अभ्यास से सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों के विचार एवं अनुभव सीखने के साधन कैसे बनेंगे? बच्चों के विचार एवं अनुभव सीखने के साधन कैसे बनेंगे? तो शिक्षक यदि बच्चों के अनुभवों को पाठ से जोड़ दे तो सीखना आसान और रोचक हो जाता है। इसके जो तरीके हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तरीके देखेंगे। पाठ शुरू करने से पहले प्रश्न पूछना, बच्चों से अपने अनुभव साझा करवाना, चर्चा करवाना, स्थानीय उदाहरण देना, बच्चों के उत्तरों की क्या करना, सराहना करना। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। यदि पाठ त्यौहार है तो शिक्षक पूछ सकता है तुम्हारे घर कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ठीक है, जिसे इसके लाभ भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाभ लिखे हुए हैं तो आप लाभ देखेंगे। बच्चे खुलकर बोलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे सीखना जीवन से जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ठीक है, तो इसका उदाहरण अर्थ देखें सबसे पहले कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE होता है, वह प्रणाली है। सतत व्यापक मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसमें छात्र का मूल्यांकन पूरे वर्ष लगातार किया जाता है, केवल अंतिम परीक्षा से नहीं होता है। ठीक है, जैसे सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस नियमित मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है वो पढ़ाई, व्यवहार और कौशल का मूल्यांकन होता है। ठीक है, कैसे किया जाता है यहाँ पे आप देखेंगे। मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, गतिविधियाँ देखी जाती हैं और कच्चा सहभागिता देखी जाती है। ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये इसके लाभ देखेंगे यहाँ पे। परीक्षा का डर कम होता है, इससे कमजोरियों का पता चलता है, सुधार का अवसर मिलता है और संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्य योजना का अर्थ और उसके चरण आपको बताने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना का अर्थ जाने, यानी पाठ्य योजना शिक्षक की लिखित योजना है जिसमें वह पहले से तय करता है कि क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये पाठ्य योजना का अर्थ आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके चरण देखेंगे, चरण भी आप देख सकते हैं इसके। पहला चरण इसका उद्देश्य निर्धारण, यानी छात्र क्या सीखेंगे। पहले तो ये इस उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि छात्रों को क्या सिखाना है और छात्र क्या सीखेंगे। पूर्व ज्ञान जांचना चाहिए, यानी बच्चे पहले से क्या जानते हैं ये जांचना चाहिए। प्रस्तावना यानी विषय में रुचि जगाना चाहिए, ऐसी प्रस्तावना करें, स्टार्टिंग करें कि बच्चे इसमें अपने आप इंटरेस्ट लेना चाहें। और विषय प्रस्तुति यानी मुख्य पाठ पढ़ाना है। और गतिविधि यानी अभ्यास या प्रयोग। और यहाँ पे पुनरावृत्ति यानी सीखे हुए को दोहराइए। और मूल्यांकन यानी कि समझ जांचना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। गृह कार्य यानी अभ्यास के लिए कार्य देना। ठीक है, अच्छी पाठ्य योजना से पढ़ाना व्यवस्थित और प्रभावी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है EVS शिक्षक बच्चों से समाचार पत्र का विश्लेषण कैसे कराएं। EVS शिक्षक यानी पर्यावरण शिक्षक जो होता है वो बच्चों से समाचार पत्र का विश्लेषण कैसे कराएं। तो शिक्षक समाचार पत्र को शिक्षण सामग्री की तरह उपयोग कर सकता है। कैसे, यहाँ पे आप प्रक्रिया देखेंगे।
बच्चों को अखबार पढ़ने दें, पर्यावरण से जुड़े खबर चुनवाएं, मुख्य बिंदु लिखवाएं और कारण और परिणाम बताने को कहें और समाधान सुझाएं करें। ठीक है, समाधान सुझाने को कहें। एग्जाम्पल सहित समझेंगे। शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा, बच्चे बताएं। ठीक है, खबर है जी कि शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा, तो बच्चे बताएंगे कि कारण वाहन और फैक्ट्री हो सकते हैं, और प्रभाव यानी बीमारी, और समाधान है कि पेड़ लगाना। ठीक है, इसका लाभ देखेंगे तो सामान्य ज्ञान बढ़ता है, इससे विश्लेषण क्षमता विकसित होती है, जागरूक नागरिक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला का प्रबंधन और नियोजन कैसे करेंगे। ठीक है, विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला का प्रबंधन और नियोजन कैसे करें, यानी कि प्रयोगशाला विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है, इसका सही प्रबंधन जरूरी है। ठीक है, तो प्रबंधन के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं, तो प्रबंधन के तरीके आप देख सकते हैं। उपकरण व्यवस्थित रखना है, लेवल लगाना, रसायनों को सुरक्षित रखना, सुरक्षा नियम बताना और रिकॉर्ड रजिस्टर रखना। ठीक है, नियोजन के तरीके आप यहाँ पे देख सकते हैं। नियोजन के तरीके यानी पहले से प्रयोग सूची बनाना, सामग्री को तैयार रखना और छात्रों को समूह में बांटना, समय निर्धारित करना और प्रयोग के बाद क्या है चर्चा करना। ठीक है, अब सुरक्षा नियम भी आप देख सकते हैं। बिना अनुमति कुछ ना छुएं, रसायन ना चखें और सावधानी से प्रयोग करें। ठीक है, ये सुरक्षा नियम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाभ देख सकते हैं, यानी प्रयोग सफल होते हैं, दुर्घटना नहीं होती हैं, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। जी 5-5, 6-6 नंबर के प्रश्न है, उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य के उद्देश्य एवं महत्व आपको लिखने हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य के उद्देश्य और महत्व आपको लिखने हैं। तो पहले सबसे पहले अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद उद्देश्य महत्व लिखेंगे। तो एकलव्य यहाँ प्रतीक है एक ऐसे विद्यार्थी का जो कठिन परिस्थितियों में भी लगन, अनुशासन और स्वाध्याय से सीखता है। प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य का विचार बच्चों से स्वप्रेरणा और आत्मनिर्भर सीखने की भावना क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, उद्देश्य देखें यहाँ पे, उद्देश्य इसके बताए गए हैं कि बच्चों में सीखने की इच्छा पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, मेहनत और लगन की आदत डालना, शिक्षक पूर्ण निर्भरता कम करना और स्वयं अभ्यास करने की आदत विकसित करना। ठीक है, अब इसके यहाँ पे महत्व को समझेंगे। महत्व देखेंगे आप यहाँ पे, तो बच्चा खुद सीखना सीखता है, कठिन परिस्थितियों में भी सीख सकता है, जीवन भर सीखने की आदत बनती है, अनुशासन और धैर्य आता है। ठीक है, अगर बच्चा गणित का सवाल नहीं समझता है तो शिक्षक उसे हल बताने की बजाय संकेत देता है, बच्चा खुद प्रयास करके हल निकालता है, यही एकलव्य भावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया इस पेपर में ही, तो अदर पेपर में भी पूछा गया है कई बार। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005। ठीक है, तो यह शिक्षा की एक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। रटने की बजाय समझना, पहला सिद्धांत है रटने की जगह समझने, याद करने से ज़्यादा समझ पर जोर दें। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि आपको समझना है, समझोगे तो आप स्थायी रहेगा और समझ के आधार पर आप अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको समझकर ही सारे क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, ना कि रटकर याद करने चाहिए। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ाई बच्चों की ज़रूरत और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण यानी कि खेल, प्रयोग, चर्चा से सीखना चाहिए। भाषा का महत्व यानी मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। समानता और समावेश यानी कि सभी बच्चों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देखें, उद्देश्य भी आप समझेंगे यहाँ पे। तो रचनात्मक सोच विकसित करना, जीवन से जुड़ी शिक्षा देना, बच्चों को सक्रिय बनाना। ठीक है, तो विज्ञान पढ़ाते समय केवल किताब ना पढ़ाकर प्रयोग करवाना चाहिए। क्लियर, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके सोपान आपको बताने। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि क्या है और इसके सोपान। तो सबसे पहले विज्ञान विधि का अर्थ समझते हैं। तो वैज्ञानिक विधि वह तरीका है जिसमें हम किसी समस्या का सही
प्रमाणित उत्तर खोजते हैं। ठीक है, इसमें अनुमान नहीं बल्कि प्रमाण और प्रयोग पर भरोसा होता है। तो वैज्ञानिक विधि के जो सोपान यानी कि चरण है वो कौन कौन से यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होती है कि क्या जानना है। ठीक है, उसके बाद परिकल्पना बनाना यानी अनुमान लगाना, उसके बाद प्रयोग करना यानी जांच करना, और परिणाम देखना यानी क्या हुआ, और निष्कर्ष निकालना यानी कि अंतिम निर्णय रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सहित समझ सकते हैं आप। उदाहरण देखें, प्रश्न है कि पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा। पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा, तो यानी कि अनुमान आप लगा सकते हैं कि पौधा सूख जाएगा पानी नहीं देंगे। तो प्रयोग कैसे करेंगे कि एक पौधे को पानी दें और दूसरे को नहीं दें, तो पता चलेगा कि पानी का क्या मतलब, पानी देने से क्या होता है। ठीक है, और परिणाम यानी कि बिना पानी वाला पौधा मुरझा गया, और निष्कर्ष निकलेगा कि पौधों को पानी जरूरी है। ठीक है, अगर आप परिणाम क्या निकलेगा, अगर जिस पौधे को आपने पानी दिया है वो तो सही रहेगा और जिसको नहीं दिया है वो मुरझा जाएगा। ठीक है, तो आपको परिणाम निकल जाएगा, और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिना पानी के पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और पौधों को पानी देना इसलिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप महत्व देख सकते हैं, यह सही सोच विकसित होती है, इससे अंधविश्वास दूर होता है और तर्क शक्ति बढ़ती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है, तो संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने समझने याद रखने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कारक हैं वो यहाँ पे देखेंगे। वंशानुक्रम, जन्म से मिलने वाली बुद्धि क्षमता होती है। ठीक है, पर्यावरण में आप घर, स्कूल, समाज का प्रभाव देख सकते हैं, और पोषण यानी अच्छा भोजन दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा और अनुभव यानी जितना बच्चा सीखता है, अनुभव करता है, उतना विकास होता है। ठीक है, बच्चे का। नेक्स्ट देखते हैं भाषा विकास, यानी कि भाषा जितनी अच्छी होगी सोचने की क्षमता उतनी भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रेरणा और रुचि यानी जिस विषय में रुचि होगी उसमें सीखना कैसा होगा, तेज होगा। स्वास्थ्य यानी कि बीमार बच्चा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, और उदाहरण देख सकते हैं आप, दो बच्चों में से एक को घर में किताबें और बातचीत और प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे को नहीं, यानी पहले बच्चे का मानसिक विकास कैसा है, तेज़ी से होगा। ठीक है, पहले बच्चे को। तो आप ये देख सकते हो, और अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो क्लास को। ठीक है, तो आज ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है 907 पेपर की।